जिंदाबाद 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 को बोर्डिंग मालियत में देना होगा देना होगा देना होगा बोर्डिंग मालियत में देना होगा देना होगा देना होगा कि आपकी गाड़ी लेट हुई है रेलवे की वजह से, लेकिन आपको वेट उनके वजह से करना पड़ रहा है, लेकिन वेटिंग हॉल का इस्तेमाल करते हैं, उसकी सुविधा का इस्तेमाल, उसके लिए भी कुछ चार्ज देना पड़ेगा। ये है निजीकरण। तो यही हम मांग करते हैं कि अगर अदर डिपार्टमेंट के टीए में 100% छूट है तो हमें भी 100% एज ए टीए के रूप में दिए जाने वाले माइलेज पे दी जाए। ऐसा नहीं है कि सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, सरकार के खजाने में बहुत पैसे हैं। अडानी अंबानी को कई हजार करोड़ रुपए माफ किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये भारतीय रेल के रेल चालक हैं। ये लगातार भारतीय रेल में बढ़ते निजीकरण के विरोध में आवाज उठाते आए हैं। ये लोग ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर संघर्ष करते आए हैं और ये कई अपनी मांगों को लेकर आज फिर एक बार भारतीय रेलवे के ये रेल चालक दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। इनसे विकल्पवाणी टीम इनकी मांगों पर बातचीत करेगी और इनकी समस्या को समझने की कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज ऑल इंडिया लोको निर्माण स्टाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन तो कर रहा है, लेकिन ये नेशनल कॉल था ना कि अलग अलग डिवीजनों में भी होगा। किस तरीके से हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है सर? देखिए, ये सभी 17 जोनों पे हो रहा है। जो हमारे ऑल ओवर इंडिया के रेलवे जोन जो है 17 उनमें सभी पे हो रहा है। और जो अलग ऑटोमेने से जैसे हमारी कलकत्ता रेलवे है उसमें अलग से हो रहा है। तो जो जितने भी रेलवे के जोन्स हैं वहाँ सभी में ये प्रदर्शन जारी है। सर एक बात समझाइए, आमतौर से इनकम टैक्स देना तो अच्छी बात होती है। आप लोग कह रहे हैं कि जो किलोमीटर है उसमें से 70% को फ्री करना चाहिए इनकम टैक्स से। ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं सर? सर देखिए, हम अपनी जो गाड़ियाँ चलाते हैं उन गाड़ियों के एवज में हमको जो किलोमीटर अलाउंसेस दिए जाते हैं वो किलोमीटर अलाउंसेस दिए जाते हैं कि हम एक दो दिन घर से बाहर रहते हैं। सभी डिपार्टमेंट में अगर कोई भी स्टाफ अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर जाता है तो उसको टीए दिया जाता है। उनका टीए पूरी तरह से 100% टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। हम रनिंग स्टाफ को टीए नहीं दिया जाता है। हम 200, 300, 400 किलोमीटर दूर जाते हैं, उसके एवज में हमें किलोमीटर अलाउंसेस मिलते हैं। लेकिन टीए के परिप्रेक्ष्य में हमें जो अलाउंसेस मिलता है उस पे हमारे 70% पे टैक्स लगाया जाता है, केवल 30% पे छूट दी जाती है। तो यही हम मांग करते हैं कि अगर अदर डिपार्टमेंट के टीए में 100% छूट है तो हमें भी 100% एज ए टीए के रूप में दिए जाने वाले माइलेज पे दी जाए। एक सवाल और समझाइए मुझे। यहाँ पे एक बात हो रही है लोकल रनिंग स्टाफ के इस प्रदर्शन में, और आमतौर से होती रही हैं कि टुकड़ों में भारतीय रेल का निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसको बेचा जा रहा है। कुछ उदाहरण देके हमें समझाइए, हमारे दर्शकों को समझाइए। सर पहली बात तो बहुत सारे स्टेशन हैं जिसका डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां कर रही है। हबीबगंज स्टेशन लेकर इंदौर तक न जाने प्राइवेट वो कर रही है। आपको अडानी का रेक चल रहा है। इंडियन रेलवे का ट्रैक भारतीय नागरिकों के टैक्स से वसूले हुए पैसे से ट्रैक का निर्माण हुआ, और उस ट्रैक पे गाड़ी किसकी चल रही है? अडानी की। सपोज जैसे आपने रोड बना ली अपने पैसों से और फिर मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ तो रोड के टैक्स हमें नहीं देने पड़ रहा, आपने बनाया तो आपने। उसी तरीके से हो रहा है। तो इससे नुकसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हो रही है। जो रेक इंडियन रेलवे की चलनी चाहिए वो अडानी अंबानी की चल रही है। स्टेशन का अभी पहले कुछ दिन पहले जब करीब 2010 में अश्विनी लोहानी डीआरएम हुआ करते थे, उसमें मैंने क्या देखा था कि उन्होंने बैटरी रिक्शा चलाई थी जो पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंकों के अधीन थे। वो क्या करते थे कि जैसे आप सीनियर सिटीजन हैं या कोई दिव्यांग हैं, तो अगर आप प्लेटफार्म नंबर 1 की तरफ हैं और आपको 16 तरफ का गाड़ी लगी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। आप एसएस के पास जाते थे, आपको गाड़ी प्रोवाइड करती, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाते थे। अब वही चीज़ निजीकरण होने से 200, 300 रुपये वसूलते हैं। अच्छा, ये कमाल की चीज़ आपने मुझे बताई। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वेटिंग हॉल हुआ करता था, अब उसको लॉन्ज नाम बदल दिया। वो जैसे आपके पास एसी का टिकट है तो आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे गाड़ी विलम्ब हुई तो आपको आराम से बैठ सकते थे। लेकिन अब क्या है, अब उस प्राइवेट निजीकरण के हवाले कर दिया। अब आप जाएंगे तो प्रति घंटे आपसे शुल्क वसूला जाएगा। अच्छा, इसमें भी शुल्क, यानी कि आपकी गाड़ी लेट हुई है
रेलवे की वजह से, लेकिन आपको वेट उनके वजह से करना पड़ रहा है। लेकिन वेटिंग हॉल का इस्तेमाल करते हैं, उसकी सुविधा का इस्तेमाल, उसके लिए भी कुछ चार्ज देना पड़ेगा। ये है निजीकरण, यानी कि दोहन, शोषण। जितने पैसे आम कर्मचारियों से, आम पब्लिक से है, उसे लूट कर खजाने में भर लो कुछ। ये है निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन देखिए, अभी से करीब 8 साल पहले या ये कह लीजिए 10 साल पहले रेल का स्टाफ लगभग 14 लाख था। आज वो रेल का स्टाफ लगभग 11 लाख रह गया है। इतनी भारी संख्या में स्टाफ जो है, रेल के सभी डिपार्टमेंट के स्टाफ कम हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, यानी लोगों के ऊपर वर्कलोड बढ़ता जा रहा है। अब काम बढ़ रहा है, स्टाफ कम किया जा रहा है, तो काम तो हो ही रहा है। उसकी जगह क्या किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग के जरिए प्राइवेटीकरण करके वो काम प्राइवेट ठेकेदारों से करवाया जा रहा है, जिनकी ना तो कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। इसी तरह आप देखते होंगे कि पहले रेलवे में अटेंडिंग स्टाफ, रनिंग रूम में जो स्टाफ सब सरकारी होते थे, आज वो सभी प्राइवेट हो चुके हैं। आप काम में देखते थे रेलवे ट्रैक में ट्रैकमैन, गैगमैन, ये सभी पहले सरकारी स्टाफ होते थे, आज वो सभी प्राइवेट स्टाफ हुए। कोई भी स्टाफ वहाँ पर आप देखिए ठेकेदारी प्रथा में लाते हैं, ठेकेदार उनको काम करवाता है, काम करवाने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। तो हम ये विरोध करते हैं कि जिस तरह से एक सरकारी तंत्र शुरू से चला आ रहा है, उसको सुधार किया जाए, ना कि उसे ख़त्म किया जाए। मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से लगातार रेलवे में लोगों की, कर्मचारियों की संख्या कम होती जा रही है, इसकी वजह से जो काम करने वाले कर्मचारी, उन पे किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है सर? सर, इसे दोनों तरफ प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ तो कर्मचारी जो ओवरवर्क का प्रेशर झेल रहा है। ओवरवर्क से होता क्या है कि छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, जिसका खामियाजा प्रशासन उनको प्रताड़ित करके, पनिश करके करता है। दूसरी बात, बेरोजगारों का फौज खड़ा होता जा रहा है देश में। आज मैं कहूं कि अगर इंडियन रेलवे अपनी सेक्शन स्ट्रेंथ का जो वर्तमान स्ट्रक्चर है, उसके अनुसार भी अगर रिक्रूटमेंट करे तो 5 से 7 लाख वैकेंसी रेलवे में है। और 5 से 7 लाख जो नवयुवक बेरोजगार जो सड़क पर इसी जंतर मंतर पर लाठी खाते हैं अपने रोजगार के लिए, अपनी डिमांड्स के लिए, उनको नहीं करना पड़ेगा। वो एक बेहतर जिंदगी का भागीदार होंगे। और उस बेरोजगार का जो टैलेंट्स है, जो उनमें टैलेंट्स हैं, जो अच्छे अच्छे डिग्रियां हासिल करके आए हैं, वो हमारे भारत के निर्माण में, देश के निर्माण में, रेल के निर्माण में उनका हम योगदान ले सकते हैं। तो बेरोजगारों की जो बड़ी फौज खड़ी हो रही है, एक तो वहाँ पे कटौती होगी, दूसरी बात इकोनॉमी का वही वैलिडिटी होगा, तीसरा जो ओवरवर्क पड़ रहा है कर्मचारियों पे, जिससे कि हमारी सामाजिक सुरक्षा, हमारी सामाजिक लाइफ, धार्मिक लाइफ, पारिवारिक लाइफ ये होता है। हम अपने बच्चे के बर्थडे में भी हम छुट्टी नहीं लगा सकते, लोको पायलट का समस्या है। धार्मिक जब भी कोई पूजा होता है या कोई वैसा ओकेजन आता है जो कि धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो उसमें पहले रेलवे तरफ से नोटिस आ जाती है कि इनकी लोको रनिंग स्टाफ की छुट्टियां निरस्त की जाती है। यानी कि हम अपने इच्छा से हम अपने पूजा पाठ भी नहीं कर सकते, धार्मिक रीति रिवाज भी नहीं निभा सकते, ये हमारे पर दबाव है। एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि लगातार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया जा रहा है, आउटसोर्सिंग की जा रही है, ठेके पे लोगों को रखा जा रहा है, इसका आम जनता की सुरक्षा पे किस तरह का असर पड़ेगा? आम जनता की सुरक्षा में असर ये पड़ता है, आप देख रहे होंगे कि बीते कुछ दिनों में एक्सीडेंटेड के केसेस बढ़े हुए हैं। थोड़ी सी लापरवाहियाँ, उनके अंदर जिम्मेदारी होती नहीं। एक जो सरकारी कर्मचारी होता है उसकी पूरी जिंदगी उस पर लगी होती है, तो वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम करता है। लेकिन एक प्राइवेटीकरण को आज इतने पैसे यहाँ मिल रहे हैं, कल दूसरी जगह मिल रहे होंगे, वहाँ चला जाएगा, तो उसकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि आम जनमानस की शिक्षा को देखते हुए सरकारी तंत्र में इस तरह कटौती ना की जाए और प्राइवेटीकरण को रोका जाए। एक बात मुझे समझाइए, लगातार देश की तमाम सरकारी संस्थानों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, वो लोग ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार एनपीएस, यूपीएस लागू करना चाहती है और ये भी कह रही है कि अगर हमने ओपीएस लागू कर दिया तो देश की जनता पर महंगाई बढ़ेगा और सरकार के पास पैसा भी नहीं है। फिर आप लोग जिद क्यों कर रहे हैं ओपीएस बहाली के लिए? सर, पहली बात तो ये हमारा जिद नहीं है, संवैधानिक अधिकार है कि जब कोई एक कर्मचारी 30 साल 4 साल अपनी जवानी के दिन सरकार की सेवा में देता है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, वो कोई जॉब नहीं करते हैं, वो सर्विस करते हैं। सर्विस का मतलब होता है सेवा, और सेवा के बाद जो हमें वेतन भत्ते मिलते हैं
वो हमारे गुजारा भत्ता के लिए होता है। जैसे आप कोरोना काल में देखे होंगे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कोरोना काल में देखे होंगे कि सारे प्राइवेट सिस्टम बंद हो गए थे, लेकिन जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, चाहे वो रेल कर्मचारी हो, रनिंग का जो लोको पायलट्स हो, चाहे जितने भी हो, सफाई कर्मचारी हो, या जितने सरकारी हॉस्पिटल थे, सारे खुले हुए थे। तो यानी कि सेवा कर रहा था। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, सरकार के खजाने में बहुत पैसे हैं। अडानी अंबानी को कई एक हजार करोड़ रुपए माफ़ किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। दूसरी बात, नेता मंत्री विधायक एक दिन के लिए बन जाए और जितनी बार बनेंगे 2 से 3 पेंशन लेते हैं, तो क्या उन पे खजाने का बोझ नहीं पड़ता? आज ये टेलीफोन के मोबाइल आ गया, लेकिन टेलीफोन भत्ता आज भी वो लेते हैं। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे उपराष्ट्रपति जैसा शख्स, जिसको उपराष्ट्रपति का पेंशन मिलेगा और लगभग लाखों में होंगे, वो भी एक विधानसभा में, राजस्थान विधानसभा में पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, वो तीसरी पेंशन के लिए। तो फिर हम कैसे कहें कि खजाने में नहीं है और ये देश पे भार है? ये तो गलत है। ये मतलब दोयम दर्जे की बात है कि जो कर्मचारी को दें तो भार है और नेता मंत्री को दें तो वो है, जो कि तमाम भत्ते उनको मिलते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो हमें पेंशन मिलेगा वो एक हमारी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा है। जब हम बुढ़ापा में जाएंगे, जो हमें पेंशन मिलेगा, तो हम उससे कहीं ना कहीं हम मार्केट में ही खर्च करेंगे, तो वो मार्केट के जो लिक्विडिटी है वो फ्लो करेगी। सपोज कि अगर मैं 50,000 कमाता हूँ, तो सीधी सी बात है कि मैं अच्छा खाना खाऊंगा, महीने में 2 बार रेस्टोरेंट चला जाऊंगा, बच्चों के साथ पिकनिक में भी मनाने चला जाऊंगा। लेकिन जब हमें सिर्फ 10,000 तनख्वाह मिलेगी या 10,000 पेंशन मिलेगी, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी बेसिक नीड भी महंगाई को देखते हुए पूरा नहीं हो पाएगा। खरीद की क्षमता कम हो जाएगी ना आपकी। खरीद की क्षमता कम हो जाएगी तो मार्केट तो प्रभावित होगा ना। तो ये सरकार की इकोनॉमिक्स हमें समझ में नहीं आती है, बिल्कुल गलत और तर्कहीन वो बातें करती है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने भारतीय रेलवे में काम करने वाले लोको पायलटों की बातों को सुना, उनके संगठन लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बातों को सुना। सभी ने अलग अलग तरीके से अपनी बातों को हमें समझाया, आपको बताया कि किस तरीके से लगातार भारतीय रेलवे में प्राइवेटाइजेशन को टुकड़ों टुकड़ों में किया जा रहा है, जिसका दुष्प्रभाव कर्मचारियों पर पड़ रहा है और साथ साथ में जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। और ये भी समझाया कि लगातार प्राइवेटाइजेशन करने से जनता के हितों में तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, ये चंद बड़े कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में ही ये प्राइवेटाइजेशन करके उनके मुनाफों को बनाने के लिए किया जा रहा है। ये बात तो समझनी पड़ेगी कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो लोगों के हितों में नहीं है, कर्मचारियों के हितों में नहीं है, आम लोगों की सुरक्षा के खिलाफ है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।